दोस्तों जोहार, स्वागत है आपका डेली एसएसकेस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम बात करेंगे मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के 1 साल पूरा हो जाने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक चिट्ठी देशवासियों के नाम लिखा है और उसमें बहुत सारे कामों को उन्होंने गिनवाया है और उसे सरकार की उपलब्धियों के तौर पर बताया है। उन 10 चीज़ों में नरेंद्र मोदी ने बहुत सारे ऐसे बातों का जिक्र किया है, बहुत सारे ऐसे कामों का जिक्र करते हुए उन कामों को ऐतिहासिक काम के तौर पर बताया है। और आज हम उन्हीं चीज़ों के बारे में, उन्हीं कामों के बारे में बात करेंगे जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐतिहासिक बताया है। तो पहले ये जान ले कि आखिर वो कौन से काम हैं जिसे ये सरकार ऐतिहासिक बता रही है। तो पहला जो काम है वो ये है कि 3 तलाक पर कानून बीजेपी सरकार ने बनाया। दूसरा, आर्टिकल 370 को जम्मू एंड कश्मीर से हटाया, उसको वहाँ पर ख़त्म किया। और तीसरा, जो राम मंदिर का जो मुद्दा था जो बहुत दिनों से चला आ रहा था, उस मुद्दे का निपटारा किया गया। और चौथा जो बहुत ही महत्वपूर्ण बताया जा रहा है वो ये है कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट कानून लाया गया, जिसके थ्रू जो परसिक्यूटेड माइनॉरिटी हैं बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के, उसे भारत में सिटीजनशिप देने का प्रावधान उसमें रखा गया है। तो ये सारी चीज़ें, इन सारी कामों को जो मोदी सरकार है वो ऐतिहासिक काम के तौर पर बता रही है। अब दोस्तों अगर हम इन कामों को देखें, इन चारों चीज़ों को देखें, तो हमें एक चीज़ इसमें ये समझ में आता है कि ये जो चारों मुद्दे थे, जो चारों काम किए गए, वो किसी न किसी तरीके से मुसलमानों से जुड़े हुए काम हैं, या यूँ कहें कि ये जो काम किए गए वो मुसलमानों के खिलाफ किए गए काम थे। अब अगर हम सिर्फ 3 तलाक की ही बात करें तो 3 तलाक ये सरकार, जो बीजेपी सरकार है, उसने यह कह करके लाया था कि इस कानून के द्वारा, इस कानून के माध्यम से जो मुस्लिम महिलाएं हैं उन लोगों को 3 तलाक जैसे प्रथा से छुटकारा मिल जाएगा और मुस्लिम महिलाओं को सशक्त बनाया जाएगा, उनके जो विकास का रास्ता है वो खुल जाएगा। जिसके बाद जो है इसमें भी बहुत सारे डिस्प्यूट हुए, तरह तरह के लोगों ने इस पर भी बातें कही। अब अगर हम इसके प्रोविजंस की बात करें, जो 3 तलाक कानून है उसमें जो प्रोविजंस रखे गए हैं, तो वो खुद में ही डिस्क्रिमिनेटरी और इनइक्वल नजर आते हैं। क्योंकि जो पहला प्रोविजन जो इसमें रखा गया है वो ये है कि अगर कोई मुस्लिम मर्द अपनी बीबी को, अपनी वाइफ को अगर 3 तलाक कहता है तो उसे जेल जाना होगा। लेकिन अगर हम दूसरे धर्मों की बात करें तो दूसरे धर्मों में इस तरह का कोई भी कानून एग्जिस्ट नहीं करता। यानी कि जो ये कानून बनाया गया है ये सिर्फ और सिर्फ इस तरह का कानून मुसलमानों के लिए बनाया गया है। अब जो दूसरी चीज इसमें हम देखते हैं वो ये है कि अगर मुस्लिम मर्द को जेल भेज दिया जाएगा, अगर एक महिला अपने पति को जेल भिजवा देगी तो उसके बाद उस महिला को कौन मेंटेन करेगा? क्योंकि जो पति है अगर जेल में होगा तो स्वाभाविक है कि वो कमा नहीं पाएगा, वो काम नहीं कर पाएगा, तो आखिर जो बीवी को जो मेंटेन करने का जो जिम्मा होगा वो किस पर होगा? तो ये एक सवाल है जिस सवाल का जवाब बीजेपी सरकार ने नहीं दिया और इस बात को किनारे रखते हुए इस कानून को पास किया। अब अगर हम इसमें एक और चीज देखें तो हमें एक ह्यूमन साइकोलॉजी की बात इसमें समझ में आती है कि अगर कोई मुस्लिम महिला अपने शौहर को, अपने हस्बैंड को अगर जेल भिजवा देती है और अगर वो मर्द जेल से छूटकर आ भी जाता है तो क्या जो रिश्ते की जो मिठास थी वो मिठास रह पाएगी? क्या उस रिश्ते में दूरियां नहीं आएगी? क्या उस रिश्ते में खटास नहीं आएगी? क्योंकि कोई भी इंसान ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगा। ये एक ह्यूमन साइकोलॉजी की बात है कि जो इंसान उसको एक बार जेल भिजवा दे उसके साथ वो खुशी से रह पाए। तो यहाँ पर बीजेपी सरकार ने एक परिवार को जोड़ने के बजाय उसको तोड़ने का काम किया है। अब अगर हम इसमें एक और चीज देखें तो वो ये है कि इस प्रथा को, जो 3 तलाक का जो प्रथा था, उसको सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दे दिया था। यानी अगर कोई मुस्लिम मर्द अपनी महिला को, अपनी वाइफ को 3 तलाक कहता है तो वो तलाक नहीं होगा। तो यहाँ पर एक ये सवाल उठता है कि अगर कोई वहां पर गुनाह होगा ही नहीं, अगर 3 तलाक कहने से तलाक होगा ही नहीं, तो किस चीज के लिए आखिर उस मर्द को सजा दी जा रही है? तो इन सारी चीज़ों को बीजेपी
कि जो गवर्नमेंट है उसने इन सारी चीज़ों को दरकिनार कर दिया और इस कानून को लाया। अब अगर हम बात करें महिलाओं के राइट्स की, जिस तरह से बीजेपी की सरकार ने इस कानून को लाते वक्त कहा कि हम इसके द्वारा मुस्लिम महिलाओं को हक देंगे, जो झेल रहे थे बहुत दिनों से इस तलाक की प्रथा को, उससे उनको छुटकारा मिलेगा। तो अगर हम वही दूसरी तरफ देखें तो एक सीएए का जो विरोध हुआ था उसमें मुस्लिम महिलाओं ने बहुत बढ़ चढ़ करके भाग लिया था, उस प्रोटेस्ट में भाग लिया था, शाहीन बाग जैसे कारनामे को अंजाम दिया मुस्लिम महिलाओं ने। फिर बाद में इन्हीं बीजेपी पार्टी के जो एमपी थे, जो मंत्री थे, जो मुख्यमंत्री थे, उन्होंने इन्हीं मुस्लिम महिलाओं के बारे में किन किन शब्दों का इस्तेमाल किया ये आप सभी जानते हैं। किस तरह से जो बीजेपी का आईटी सेल था उसने किस तरह से मुस्लिम महिलाओं को जो प्रोटेस्ट कर रही थी उसको टारगेट किया, उनको बदनाम किया गया, उनके लिए बहुत ही अपशब्द भाषाओं का इस्तेमाल किया गया। और इन सारी चीज़ों में बीजेपी के आईटी सेल के साथ साथ जो बीजेपी के मंत्री थे, मुख्यमंत्री थे, वो भी शामिल थे। तो अगर अब हम बात करें आर्टिकल 370 की, जिसे बीजेपी की सरकार ऐतिहासिक बता रही है कि जो आर्टिकल 370 था जिसे किसी सरकार ने जम्मू एंड कश्मीर से हटा नहीं पाई थी, उसे बीजेपी सरकार ने हटा करके दिखाया। तो इसमें ये बात तो सही है कि इस कानून को हटना चाहिए था वहां से, क्योंकि इस कानून की वजह से, इस आर्टिकल की वजह से बहुत सारी परेशानियां वहां पर आ रही थी। लेकिन इसके साथ साथ एक और चीज यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि जिस बात को कहते हुए बीजेपी की सरकार ने इस कानून को वहां से हटाया कि इस कानून के हट जाने के बाद वहां पर विकास का रास्ता खुलेगा, तो जम्मू एंड कश्मीर के जो लोग हैं वो बहुत सारे राइट्स को एंजॉय कर पाएंगे, तो ऐसा कुछ भी वहां पर देखने को नहीं मिल रहा है। क्योंकि जब से वहां पर ये कानून हटाया गया है, वहां पर लॉकडाउन की स्थिति है, वहां पर पूरे तरह से जम्मू एंड कश्मीर को ब्लैकआउट कर दिया गया है, कोई मीडिया कवरेज नहीं है, वहां पर लोगों को एक कैद में रख दिया गया है, और ये मतलब साल से भी ज्यादा हो गया है ऐसे हुए। तो जिस तरह से वहाँ के जो लोग हैं उनको कहा गया कि हम आपको राइट देंगे इस कानून को हटा करके, तो अभी की जो हालत है वहाँ पर जो ह्यूमन राइट्स होते हैं लोगों के, उसको भी वहाँ पर अभी छीन लिया गया है। तो ये अभी समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर क्यों सरकार ने उन लोगों को इस तरह से इतने दिनों से कैद करके रखा हुआ है। और इस सरकार में और इस बात को लेकर के ये सरकार अभी कुछ गंभीर भी नजर नहीं आ रही है, कुछ करते हुए भी नजर नहीं आ रही है कि कब वहाँ का जो लॉकडाउन है वो वहाँ पर हटाया जाएगा। तो अब अगर हम बात करें जो तीसरी जो काम है जिसे मोदी सरकार ने करके दिखाया और जिसे वो अपना अचीवमेंट बता रहे हैं, वो ये है कि जो राम मंदिर का मसला जो कई सालों से चलता आ रहा था उसका उन्होंने निपटारा कराया। तो इसमें जो एक बात समझने वाली है वो ये है कि बीजेपी सरकार भले ही ये कहे कि ये जो फैसला आया है वो सुप्रीम कोर्ट से आया है, लेकिन जो सरकार का जो इस चीज को लेकर के, राम मंदिर इशू को लेकर के, अयोध्या मामले को लेकर के जो स्टैंड था वो बड़ा ही क्लियर था। इनके मैनिफेस्टो में ये शामिल था कि वहां पर राम मंदिर का निर्माण कराया जाए। तो ये कहना कि ये जो मसला हल हुआ है वो सुप्रीम कोर्ट से हुआ है और सरकार का इसमें कोई हाथ नहीं था, ये मुझे समझ में नहीं आता है। क्योंकि इसमें अगर हम देखें, इसकी गहराई में जाकर के देखें तो सरकार का इसमें एक तरह से सुप्रीम कोर्ट पर प्रेशर था। और क्योंकि बाद में जैसे कि हम देखें कि जिस जज ने इस फैसले को दिया था, सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस रंजन गोगोई थे, उन्हें बाद में अब राज्यसभा का मेंबर भी बना दिया गया है। तो इस पर भी बहुत सारे सवाल उठाए गए कि क्या उन्हें ये जो पोस्ट दिया गया है वो इनाम के तौर पर दिया गया है। तो अगर अब हम बात करें आखिरी जो चीज है, जो सीए कानून जो बीजेपी सरकार ने पारित कराया और उसको कानून भी बना दिया, और जिसे कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बता रहे हैं, अगर हम इसकी बात करें तो इस कानून को बीजेपी की सरकार ने यह कह करके लाया था कि इस कानून के माध्यम से जो परसिक्यूटेड, जो सताए हुए माइनॉरिटी हैं पाकिस्तान के, अफगानिस्तान के और बांग्लादेश के, उन लोगों को भारत में सिटीजनशिप दी जाएगी। यानी कि जो लोग वहाँ पे बहुत दिनों से रह रहे हैं, जिन्हें सताया गया है, उन लोगों को यहाँ पर रहने का जगह दिया जाएगा। लेकिन इस कानून के प्रोविजन में जो है मुसलमानों का जिक्र कहीं पर नहीं किया गया है। इसमें सिर्फ और सिर्फ हिंदू, सिख, ईसाई, पारसी और जैन को ही रखा गया, यानी कि मुसलमानों को इस प्रोविजन से एक्सक्लूड कर दिया गया है, बाहर कर दिया गया है।
यानी कि एक तरह से कहें कि धर्म के नाम पर यहाँ पर सिटीजनशिप देने का काम बीजेपी की सरकार ने किया है, जो कि संविधान के खिलाफ है। तो इस तरह का काम बीजेपी सरकार ने संविधान के खिलाफ किया है और इसे ऐतिहासिक बताने की कोशिश कर रही है। तो अगर अब हम इन चारों चीजों को देखें, इन चारों कामों को देखें जिसे बीजेपी सरकार बहुत बड़ा अचीवमेंट बता रही है, तो इससे हमें साफ साफ पता चलता है कि जो बीजेपी सरकार की जो पॉलिटिक्स है वो शुरू से ही कम्युनल पॉलिटिक्स रही है। यानी कि जो सरकार ने जो काम किया है वो मुसलमानों के खिलाफ किया है और संविधान के खिलाफ किया है। यानी कि बीजेपी सरकार ने शुरू से ही ये कोशिश किया है कि किसी भी तरीके से इस देश में एक ऐसा माहौल बनाया जाए कि जो मुसलमानों के खिलाफ लोगों का जो रवैया है वो बदल जाए, जो दूरियां हैं लोगों के बीच वो आ जाए, जो मुस्लिम और हिंदुओं के बीच एक तरह से खाई पैदा करने का काम बीजेपी की सरकार ने शुरू से ही किया है। यानी कि दूसरे शब्दों में ये कहें कि ये जो काम बीजेपी की सरकार ने किया है, ये जो जिस काम को बीजेपी की सरकार अचीवमेंट बता रही है वो पूरे तरह से मुसलमानों के खिलाफ किया गया काम था, संविधान के खिलाफ काम किया गया था, यूनिटी ऑफ इंडिया के खिलाफ काम किया गया था। अगर हम पहले की बातों को छोड़ दें तो हाल में ही जिस तरह से कोरोना भारत में आया और जिसके बाद तबलीगी जमात का जो आयोजन कराया गया और वहां से बहुत सारे कोरोना के संक्रमित लोग पाए गए, और उसके बाद जिस तरह से भारत में मुसलमानों को टारगेट किया गया, उनको बदनाम किया गया, उनको जलील किया गया, और जिस तरह से आईटी सेल जो बीजेपी का है उसने बहुत सारे गलत न्यूज चलाए और जो भारत की जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसने भी इस पर जो है बराबर का हिस्सेदारी रखा और बहुत सारे गलत न्यूज़ों को चलाया। और जो बीजेपी के जो मंत्री थे, बीजेपी के जो नेता थे, उन्होंने भी जिस तरह से स्टेटमेंट दिए इस चीज को लेकर के, यानी कि जो रिलीजियस प्रोफाइलिंग किया गया और मुसलमानों को बदनाम किया गया, उनको टारगेट किया गया, उनके खिलाफ जहर बोया गया, तो ये हमने देखा है। इससे हमें ये चीज साफ साफ समझ में आता है कि जो पॉलिटिक्स इस देश में की जा रही है वो पूरे तरह से कम्युनल बेस्ड पॉलिटिक्स है, और जो बीजेपी का जो माइंडसेट है, बीजेपी क्या करना चाहती है, वो इन सारी चीजों से हमें साफ साफ पता चलता है। तो जो मेरा जो अपील है आप लोगों से वो बस इतना है कि इस तरह के पॉलिटिक्स से आप दूर रहिए। जो कम्युनल पॉलिटिक्स भारत में अभी किया जा रहा है, लोगों के बीच दूरियां पैदा की जा रही हैं, लोगों को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा किया जा रहा है, उन सारी चीजों से हमारा कोई फायदा नहीं होगा, हमें कुछ नहीं मिलेगा सिवाय बर्बादी के। तो इन सारी चीजों से आप दूर रहिए, मेरी आपसे विनती है। और आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, और इतना ही कहने के बाद मैं जो है आप लोगों से इजाजत चाहता हूँ। जोहार।